हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12 बायोलॉजी का 4th चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होता है। और वाई एमटीपी इज़ लीगल और नॉट, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है आपके एग्ज़ाम में। बिफोर मूविंग to our today's topic, that is medical termination of pregnancy, I would like to discuss here that what a contraceptive should have. कॉन्ट्रासेप्टिव तो बहुत अवेलेबल है मार्केट में, बट उनके अंदर कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। उसकी कॉस्ट बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जो जनरल जिसको हम कहेंगे कि आम जो जनता है उन लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना महंगा हो जाए, इतनी कॉस्ट उसकी इतनी बढ़ जाए और वो लोग उसको इस्तेमाल ना कर सकें। सेकेंड इज़ यूज़र फ्रेंडली। उसको यूज़ करना आसान होना चाहिए, किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत ना पड़े, इसीलिए उसको क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। देन ईजी अवेलेबिलिटी, उसको कहीं से भी हम खरीद सकते हो, लाइक मेडिकल स्टोर्स हैं या जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं, वहाँ से हम उसको इजीली परचेज कर सकते हैं। देन नो साइड इफ़ेक्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको यूज़ किया जाना है वो हमेशा नॉन साइड इफ़ेक्ट कंटेनिंग होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि एक तरफ तो वो कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर रहा है और दूसरी तरफ वो आपकी बॉडी के अंदर एडवर्स चेंजेस लेके आ रहा है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हार्मोन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनके अंदर हार्मोन ही यूज़ किया जा रहा है, और जो हार्मोन्स हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन है, तो उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ऊपर एडवर्स हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने आज के जो करंट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि जो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड था उससे पहले ही जो फीटस पल रहा है वूम के अंदर, मदर के यूटेरस के अंदर, उसको टर्मिनेट कर देना, उसको ख़त्म कर देना, और इसी को हम कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका एक और नाम है, दैट इज़ इंड्यूस अबॉर्शन। इसको हम इंड्यूस अबॉर्शन का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने अबॉर्शन को इंड्यूस किया है, अपने आप नहीं हुआ है। ये हमने क्या किया है, लागू किया है, इंड्यूस किया है यहाँ पर, ताकि जो फीटस है वो क्या हो जाए, किल हो जाए। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया था 1971 में। एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमारे प्रैक्टिस में आई तो उस समय पर ज़्यादातर लोग इसका मिसयूज़ करने लग गए। जैसे कि आज भी हमारे समाज में ज़्यादातर क्या किया जाता है, मेल फीटस को ज़्यादा क्या प्रेफरेंस दी जाती है। हमारे घरों में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो उस केस में क्या हुआ कि लड़की जो थी उसको ये पता चल जाता सेक्स डिटर्मिनेशन से कि जो फीटस है वो एक लड़की है, तो उसको किल कर दिया जाता विद हेल्प ऑफ दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन जब जो हमारा सेक्स रेशियो है फीमेल्स मेल्स, ठीक है, यानी कि 1000 मेल के ऊपर हाउ मेनी फीमेल्स, ये 1000 मेल्स हैं, इनके साथ हाउ मेनी फीमेल्स आर प्रेजेंट, इसको कहते हैं हम सेक्स रेशियो, ठीक है। तो ये सेक्स रेशियो जब बहुत डेक्लाइन स्टेज में आ गई तब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया, ओनली विद द हेल्प ऑफ कोर्ट और लीगल परमिशन। जो टर्मिनेट किया जा सकता था प्रेगनेंसी का तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये इलीगल है। लीगल भी ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडीशन में लीगल हो जाए, लीगल भी किन कंडीशंस में। नंबर 1, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसीज कब होती हैं, जब एक फीमेल के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, रेप हो जाता है, उस केस में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहाँ पर इसको लीगलाइज करके टर्मिनेट कराया जा सकता है। सेकंड केस में कई बारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, फैमिली प्लानिंग उन्होंने ऑप्ट कर रखा है और उन्होंने उसके बावजूद भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, बिकॉज कॉन्ट्रासेप्शन डजंट मीन कि वहाँ पर
कोई एरर नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, वहाँ पर भी एरर और फेलियर के चांसेस होते हैं। इसीलिए अगर वहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको भी विद द हेल्प ऑफ कोर्ट परमिशन उसको लीगलाइज किया जा सकता है। अब बात आती है कि ये रिक्वायर क्यों हुई। एक तो बता दिया आपको कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस में इसको लीगलाइज किया जा सकता है। सेकंड आता है कई बारी जो बच्चा होता है उसके अंदर कंजेनाइटस डिजीज हो जाती हैं, बर्थ के समय से ही उसके अंदर डिजीज होती हैं, यानी कि उसके अंदर क्रोमोसोमल डिजीज, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, कैट क्राई सिंड्रोम है। वहाँ पर क्या है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की वजह से वहाँ पर बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी साइन दिखाई दे रही हैं। कब दिखाई दे रहे हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, अल्ट्रासाउंड कराया तो उस समय पर पता चला कि द ग्रोइंग फीटस हैविंग सम एबनॉर्मलिटी साइन, तो उसको क्या किया जा सकता है, इलीगलाइज उसको मतलब लीगलाइज्ड फॉर्म में ले जाकर कोर्ट के थ्रू परमिशन लेकर उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। अब बात आती है एट व्हाट टाइम एमटीपी इज सेफ। हमें पता है कि जो गेस्टेशन पीरियड है ये कितने मंथ का होता है, इट इज ऑफ 9 मंथ, और 9 मंथ को हमने 3 ट्राइमेस्टर में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पॉसिबल है, बिकॉज इस समय पर मदर और फीटस दोनों के लिए जान को खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर कभी इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड में गए तो दोनों की जान को खतरा है और वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो हमें ध्यान में रखना होगा कि एमटीपी कब तक पॉसिबल है, ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो टॉपिक है वो यहीं पर हमारा फिनिश होता है। आपकी 12th एनसीईआरटी में इतना ही डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को डिटेल में कुछ इसमें से पूछना है, पढ़ना है, तो यू कैन कमेंट मी। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसी को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल एक्टिविटीज़। ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू पर्सन टू पर्सन फैलते हैं, इसीलिए इनका नाम है सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज। और अगर मैं इसके अंदर बात करती हूँ तो दीज आर द कॉमन डिजीज ऑफ, जिनको हम एसटीडीज कहते हैं या फिर एसटीआईज कहते हैं। तो सबसे पहली जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है गोनेरिया, दैट इज गोनेरिया। इट इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है। और अगर ये हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी के अंदर ये एंटर्ड कर चुका है और कुछ उसके सिम्टम्स, इचिंग वगैरह कुछ दिखाई देती है, तो इसको क्योर किया जा सकता है, बट ओनली एट अर्ली स्टेज। देन सिफिलिस, इट्स आल्सो ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू ही फैलता है, इसको भी क्योर किया जा सकता है। देन क्लेमाइडिसिस, ये एक हमारा क्या है, इन्फेक्शन है जो कि इचिंग और पेन, ये सारे इसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसको भी हम काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। देन जेनिटल वार्ड्स, ये किसके थ्रू होता है, यस ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो जेनिटल वार्ड्स हैं ये किसके थ्रू होते हैं, ये होते हैं ह्यूमन पैपिलो वायरस के थ्रू ये फैलता है, ये वायरस के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। देन ट्राइकोमोनासिस, इट्स ए काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो कि अनहाइजीन कंडीशंस के उसमें फैल जाता है। ये जो 3 डिजीज जो मैंने किससे दिखाई हैं आपको, ब्लैक पैन से, ये डिजीज क्या होती हैं, ये नॉन क्योरेबल हैं। अगर ये बॉडी के अंदर एक बारी हो जाए तो आप इनको परमानेंट क्योर नहीं कर सकते हो, आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते हो, ये आपकी बॉडी के अंदर ही रहेंगी। और इसके अंदर कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी जेनिटल हर्पिस, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के थ्रू फैलता है, दिस इज स्प्रेड थ्रू हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ओके, हेपेटाइटिस बी, यू नो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इन दोनों बीमारियों के ऊपर बहुत अधिक काम कर रही है और इन्होंने बहुत अच्छे कंट्रोलिंग मेजर्स स्टेप्स उठाए हैं ताकि इनको रोका जा सके। HIV एड्स, ये तो बहुत कॉमनली सुनने में पढ़ने में आता है कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये किसके थ्रू फैलती है, अक्वायर्ड, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार एग्जाम में, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और आपको पता है ये सबसे पहले चिंपैंजीज के थ्रू ह्यूमन के अंदर आया है और ये सबसे पहले कहाँ मिली थी, साउथ अफ्रीका में मिली थी। ओके,
अब बात आती है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इनका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहला रिजल्ट आता है आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर इनके सिम्टम्स हमें दिखाई दे जाते हैं, सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, लाइक ईचिंग, जो आपका जेनाइटल पोर्शन है वहां पर हमेशा ईचिंग रहती है, खुजली रहती है। देन स्लाइट पेन, कई बार उसके अंदर आपको एबनॉर्मल पेन भी महसूस होता है। फ्लूइड डिस्चार्ज, फिशी स्मेल, लाइक रोस्टेड अनियन स्मेल, many type of smells containing fluid discharge continuous। जो वेजाइनल पोर्शन है उसके थ्रू क्या किया फैलता है, डिस्चार्ज होता रहता है, और जो कि बहुत मतलब आई थिंक फीमेल्स के लिए एक बहुत ही ये भयंकर स्थिति हो जाती है। मेल्स के अंदर फिर भी कंट्रोलेबल है ये, फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक है काफ़ी। देन स्वेलिंग, जो पोर्शन है जेनाइटल पोर्शन है उसके अंदर स्वेलिंग भी आ जाती है इन सीवियर केसेस। ओके, अब बात करते हैं कि कई बार जो सिम्टम्स हमें शो नहीं हुए, आपको ये सिम्टम्स शो ही नहीं हुए और आपको लगा कि आपकी बॉडी के अंदर ये बीमारी ही नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। उस केस में क्या होता है, उस केस में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो पेल्विक पोर्शन होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। सेकेंड है स्टिल बर्थ, जो बच्चा होता है वो पैदा होने से पहले ही मर चुका होता है, उसकी डेथ हो चुकी होती है। एंड थर्ड इज इकोटॉपिक प्रेगनेंसी। आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी होनी है वो यूटेरस के अंदर होनी है, ठीक है। अगर ये प्रेगनेंसी होती है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी जो इम्प्लांटेशन है फीटस की वो यहाँ ना होकर और यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाती है, इसको हम कहते हैं इकोटॉपिक प्रेगनेंसी। यानी कि अपनी एक्चुअल नॉर्मल प्लेस पर प्रेगनेंसी ना हो, गेस्टेशन पीरियड ना होने की बजाय वो किसी और जगह पर पहुंच जाती हैं, एंड स्पेशली इन फ्लोपियन ट्यूब्स। ओके, एंड नाउ ये हमने डिस्कस कर लिया है सारा। अब बात आती है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो इनको हमें कैसे, इनको हमने कंट्रोल करना है, कैसे, कौन कौन से प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जिनको हम लेकर इनसे बच सकते हैं। सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। अपने पार्टनर के साथ फेथफुल होना चाहिए, कभी भी हमें चीटिंग टाइप का कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज फॉर एंजॉयमेंट ऑफ फ्यू आवर्स और फ्यू डेज वी कैन get in touch with these serious problems. So we should avoid sex with multiple partners. Second is use of condoms. A person should always use condoms even with his wife. उसको अपनी वाइफ के साथ भी प्रोटेक्शन मेजर करने चाहिए। देन अर्ली डिटेक्शन, इन केस आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसी समय पर आपको किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना डायग्नोस कराना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए कि इनमें से किसी बीमारी के आप शिकार तो नहीं हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है और इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट एंड स्टे विद अस।